फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला था कि मॉपअप राउंड 1 के बाद मॉपअप राउंड 2 आएगा, ऑफलाइन मॉपअप राउंड जिसे आप बोल रहे थे, ठीक है। तो ड्यू ने ऑफलाइन मॉपअप राउंड आउट कर दिया है। और इसकी जो वैकेंट सीट्स हैं कि कितनी वैकेंट सीट हैं अब कॉलेज में ऑफलाइन मॉपअप राउंड के लिए, किस कोर्स में किस कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट्स हैं, ये भी पोर्टल पे आपको शो हो रही होंगी। ये भी आउट कर दी हैं ड्यू ने। कल ड्यू ने ये अपडेट दिया था, अनाउंस किया था कि जो ऑफलाइन मॉपअप राउंड है वो कब कंडक्ट होगा। पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ड्यू ने वो अपने पोर्टल पे दे दी है। तो आई होप आपने देखी होंगी। आई नो आई एम लेट, बट इतना भी नहीं। तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन कल देनी थी, कल रात को आई थिंक रात को देनी थी इन्फॉर्मेशन, या सुबह देनी थी, क्योंकि जब आप ड्यू में आओगे तब आपको पता चलेगा कि कितना टाइम मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल होता है। और ड्यू का जो पूरा रूटीन होता है पढ़ाई का, वो सुबह से शाम तक पूरा रात तक होता है। तो सुबह से शाम तक पूरा, अगर आप ड्यू में अगर आपको सीट मिलती है या कॉलेज मिलता है, तब आपको पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल होता है। तो दीज आर द रीज़न जिस वजह से मैं ये इन्फॉर्मेशन कल नहीं दे पाई। लेकिन अभी आपको बहुत डीपली मैं समझाऊंगी कि ये जो मॉपअप राउंड 2 है, ऑफलाइन मॉपअप राउंड है, इसमें कितने चांसेस होते हैं एडमिशन के। क्या लास्ट मोमेंट पे हम ये सोच सकते हैं कि हमें जो हम कोर्स और कॉलेज चाह रहे हैं उसमें हमें सीट मिलेगी, हमें एटलीस्ट कोई कॉलेज मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, और अब प्रेफरेंस लिस्ट में कौन कौन से कॉलेजेस डालने होंगे, और कितना स्कोर और कितनी परसेंटेज चाहिए होती है कि आप होप रख सकते हो ड्यू से। और क्या ड्यू जो ऑफलाइन मॉपअप राउंड है, इसमें ड्यू कितने चांसेस होते हैं कि आपको एडमिशन मिले। क्या ड्यू इस बात की कोई वारंटी देता है आपको कि आपको इसमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और फ़ी कैसे पे करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें कॉलेज जाके एडमिशन लेना है, और कौन कौन से ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे से सब पूछते हैं कि अपग्रेड होगा और विड्रॉल होगा या नहीं। अगर हमें कोई सीट मिली तो अपग्रेड या विड्रॉ होगा या नहीं। तो ये बहुत डीपली मैं इसको पूरा समझाऊंगी। आपके जो भी डाउट अभी भी रह रहे होंगे इस ऑफलाइन मॉपअप राउंड से रिलेटेड, मॉपअप राउंड 2 से रिलेटेड, एक भी नहीं बचेगा आपका डाउट। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप वैकेंट सीट चेक कर सकते हैं ड्यू की वेबसाइट पे जाके, एडमिशन वाली वेबसाइट पे जाके, ठीक है। तो वहाँ से आप admission.uod.acin, ठीक है, उस पर आपको वैकेंट सीट दिख रही होंगी। पूरा शुरू से लेके लास्ट तक आपके छोटे छोटे डाउट्स जो हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी इसमें, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो ड्यू ने जो अभी आपको मॉपअप राउंड 2 दिया है, ये क्या होता है, ये जितने भी अभी चाहे मॉपअप राउंड हुआ हो, स्पॉट राउंड हुआ है, नॉर्मल राउंड हुआ है ड्यू का, इन सब से ये बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब इनसे इसका कोई रिलेशन नहीं है, इससे सीयूईटी का भी कोई रिलेशन नहीं है। ये सीयूईटी के बेस पे आपको एडमिशन नहीं देगा। तो किस बेस पे एडमिशन देगा, क्या क्या चेक करता है, कैसे मेरिट बनाता है, क्या परसेंटेज देखता है या स्कोर देखता है, और क्या आप दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, जो इन्फॉर्मेशन ऑफ बुलेटिन है ड्यू की, उसी के हिसाब से आपका एडमिशन होगा, ठीक है। आप जिन कोर्सेज में आप एलिजिबल हैं, सिर्फ आपको एडमिशन उन्हीं कोर्सेज में मिलेगा, उन कोर्सेज में नहीं मिलेगा जिनके लिए आप एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लिए थे और उसके पास इकोनॉमिक्स या मैथ नहीं था क्लास 12th में, तो वो इको ऑनर्स नहीं ले सकता, ठीक है। ये जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके पास मैथ या मैथ्स नहीं था 12th में, या इको नहीं था, वो इको ऑनर्स ले रहा हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट क्यों ना हो। अगर वो अपनी प्रेफरेंस में इस कोर्स को भरता है तो वो भी बाहर निकल जाता है, ड्यू उसको कैंसिल कर देता है, पूरा रिजेक्ट कर देता है फॉर्म को। तो अभी भी आपका प्रोग्राम स्पेसिफिक जिसमें आप एलिजिबल हैं, सिर्फ उसी में आप एडमिशन ले सकते हैं, वही आपका काउंट होगा, और क्लास 12 के मार्क्स, ठीक है। फिर अब देखते हैं वैकेंट सीट्स आपको ड्यू आज आपको दिखा दी हैं ड्यू ने। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, हु आर नॉट एडमिटेड, पहली बात ये कि
कौन कौन एडमिशन ले सकता है इस मॉपअप राउंड में, कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन्हें अभी तक कोई सीट नहीं मिली है स्पॉट राउंड में या मॉपअप राउंड 1 में, कहीं भी कोई सीट नहीं मिली है, वो इसमें आके अप्लाई कर सकते हैं। वो मॉपअप राउंड 2 में आ सकते हैं या ऑफलाइन मॉपअप राउंड में जा सकते हैं, ठीक है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने मतलब सीयूटी का एग्ज़ाम नहीं दिया था या सीएसएस पोर्टल फिल नहीं किया था, वो भी आ सकते हैं और वो भी फिल कर सकते हैं और मॉपअप राउंड 2 में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें 1000 रुपये देना पड़ेगा प्लस 250 रुपीज़ जो एडमिशन चार्ज होता है वो भी देना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो फ़ी है ये नॉन रिफंडेबल होती है, चाहे आपको एडमिशन मिले या ना मिले, आपको ये जो फ़ी है वो दोबारा रिफंड नहीं होती, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन इस एडमिशन में ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रजिस्टर आप कब से कर सकते हैं और लास्ट डेट क्या हुई। तो देखो, आज 17 सितंबर 5 PM वेनेसडे है आज से आप रजिस्टर कर सकते हैं मॉपअप राउंड 2 के लिए या ऑफलाइन मॉपअप राउंड के लिए। और कब तक कर सकते हैं, 19 सितंबर तक कर सकते हैं 11:59 PM तक, ठीक है। तो लास्ट डेट भी आपको पता चल गई 19 है और स्टार्टिंग आज से है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको देखो, कैंडिडेट हु वर नॉट रजिस्टर ऑन CSAS 2025 पोर्टल वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये मैंने आपको बता दिए। उसको 1000 रुपये देने होंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे, उसे रिफंड नहीं होगा, चाहे उसे सीट मिले या ना मिले, या किसी को भी रिफंड नहीं होंगे जो ऑलरेडी मॉपअप राउंड 1 में था या 2 में अब ले रहा है पार्टिसिपेट, तो उसे भी नहीं होंगे रिफंड ऑफ कोर्स। कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम, जो किसी भी प्रोग्राम या कॉलेज में ऑलरेडी है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। किसी ने अगर सोल में कर लिया है या अगर वो सोल से ये भी केस होता है, अगर किसी ने सोल में कर लिया है और उसे सीट मिलती है तो उसे सोल वाला कैंसिल करवाना होगा। अगर इसमें आना चाहता है सोल से विड्रॉ लेना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज प्रोग्राम में हैं तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते, ठीक है। कंप्लीट द पर्सनल प्रोफाइल ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन एडिट देयर प्रोफाइल। जो भी स्टूडेंट रजिस्टर है ऑलरेडी, अगर उसे कुछ भी एडिट करना है अपनी पर्सनल प्रोफाइल में तो वो जाके एडिट कर रहा होगा। अभी उसको पूरा मौका देगा जब जब आप मॉपअप राउंड 2 में फिल करेंगे, ठीक है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यू ने यहाँ पे जो अच्छे से आपको बोला है करने के लिए वो ये है, इंश्योर दैट द मार्क्स फिल इन द एकेडमिक डिटेल सेक्शन आर करेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं मॉपअप राउंड 2 फिल तो कर रहे होते हैं बट उनका रिजेक्ट हो जाता है, उनका लेटर ही नहीं आता कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज में जाने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो आपके स्टूडेंट क्या करते हैं, एकेडमिक मार्क्स फिल करने के लिए उनको ऑप्शन देता है ड्यू, उसमें या तो ज़्यादा भर देते हैं वो मार्क्स या तो वो कम भर देते हैं, या सोचते हैं एक आध मार्क्स इधर उधर चलेगा ड्यू की जो मार्कशीट होती है उससे और पोर्टर पे। आपको जो मार्कशीट में मार्क्स हैं, जिस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स आए हैं आपको वहाँ पे उतने ही फिल करने होते हैं, क्योंकि आपको ये सारे जो मार्कशीट होगी क्लास 10th 12th की वो भी अटैच करनी होगी, प्लस आपको मार्क्स भी खुद से अपलोड करने पड़ेंगे, उसमें मार्क्स डालने पड़ेंगे। और अगर वो आपके मिसमैच होते हैं तो आप ड्यू से डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे, ड्यू आपको कोई भी ग्रीवेंस नहीं देगा, आप डायरेक्ट बाहर होते हैं ड्यू से, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ध्यान से डालना आप, ठीक है। अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हों वो आपको सब अपलोड करने हैं। जनरली मार्कशीट अपलोड करनी होगी, और अगर आप SC ST या OBC किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो वो आपको अपलोड करनी होगी। चूज द प्रोग्राम एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन, अभी आपको क्या दोबारा से प्रेफरेंस बनाने का मौका मिलेगा, तो आपको कॉलेजेस और कॉम्बिनेशंस चूज करने का मौका मिलेगा कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, किस कोर्स में। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप अब प्रेफरेंस फिल करें तो उसमें रियलिस्टिक कॉलेजेस और रियलिस्टिक कोर्सेज ही आपको डालना है। मतलब ऐसे कोई भी कॉलेजेस, ऐसा कोई भी कोर्स प्लीज़ फिल मत करना, कोर्स फिल करना जो आपका पसंद हो, बट ऐसा कोई भी कॉलेज फिल मत करना जिसमें सीट वैकेंट ही ना हो, फिर आपको एलोकेट ही ना होगी नहीं होगी, ठीक है। आपको वही कोर्स वही कॉलेज फिल करने हैं जिसमें सीट वैकेंट है, इसलिए अच्छे से सीट को जो वैकेंट सीट्स हैं उनको ध्यान से देख लेना। फिर कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट एंटर बाय देम आर करेक्ट एज पर देयर मार्कशीट, ये
आपको बता दिया है। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, कौन कौन से होंगे वो मैंने। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर डॉक्यूमेंट आर अपडेटेड एंड वैलिड। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो अपडेटेड होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। जैसे ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं तो वो आपका अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है, पुराना आपका नहीं चलेगा। फिर कोई भी अंडरटेकिंग आप नहीं, जैसे कि पहले जितने भी राउंड होते थे उनमें क्या फ़ायदा होता था कि अगर कोई क्वेरी रेज, पहले तो वो क्वेरी रेज करते थे, अब यहाँ पे क्वेरी वेरी कुछ रेज नहीं होगा, वो डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे अगर आपका कुछ भी गड़बड़ दिखेगा उनको। और कोई अंडरटेकिंग भी आप नहीं दे सकते। अंडरटेकिंग मतलब कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रॉन्ग है तो उसके बिहाफ पे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देना, तो वो भी आप नहीं दे सकते, ठीक है। एलोकेशन कब होंगी आपको सबसे इम्पोर्टेंट, तो 23 सितंबर ट्यूसडे तक, ये टेंटेटिव डेट है। इसके बाद भी कुछ 2 3 4 5 दिन बाद तक भी होती रहेंगी, मतलब लेटर आएगा आपको बुलाने के लिए कि आपके ईमेल पर, वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो ट्यूसडे को सितंबर 23 तक आपको क्या होगा, ये टेंटेटिव डेट है, मतलब आगे पीछे आपको 23 के बाद भी 24 25 तक भी आपको होप रखनी है, और इससे पहले 22 को भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको सीट एलोकेशन होंगी, ठीक है। एलोकेशन कैसे, पोर्टल पे होंगी क्या, आपको ऐसे पोर्टल पे कुछ भी अभी मतलब ये आप जब फिल करेंगे तब आपको सब कुछ शो होगा कि कैसे क्या क्या फिल करना है। बट एलोकेशंस कैसे होंगी ये देखो मैं बताती हूँ। अपॉन रिसीविंग द एप्लीकेशन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल इनवाइट द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। अगर आपके स्कोर पर, अगर आपके परसेंटेज पर ड्यू में आपके स्कोर, आपके कोर्स के लिए कोई भी सीट वैकेंट है तो ड्यू क्या करेगा, आपको जितने भी ड्यू में स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनमें से, सपोज फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं, उनमें से सीट वैकेंट है 50, तो सीट 50 वैकेंट है तो 50 स्टूडेंट, वो 50 स्टूडेंट जिनका स्कोर ठीक ठाक होगा उन 50 सीट्स के लिए उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो 100 में से 50 स्टूडेंट वो होंगे जिन्हें इनविटेशन लेटर आएगा ड्यू की तरफ से, जिसमें डेट, टाइम, वेन्यू, कॉलेज का नाम, कब कॉलेज में जाना है, कब आपको एडमिशन वहाँ पे अपना सिक्योर करना है, वो सब लिखा होगा इनविटेशन लेटर में। और ड्यू के कॉलेजेस में आपकी ऐसे ही एंट्री नहीं होती, तो जब आपको इनविटेशन लेटर मिलेगा, और हाँ, इनविटेशन लेटर में जो डेट डली होगी, जो टाइम डला होगा, एग्जैक्टली उसी डेट उसी टाइम पे जाना है आपका, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप अगर बाद में जाते हैं आप तो आपको वो सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वही आपको, और हाँ, ऐसे एंट्री भी नहीं मिलेगी आपको कॉलेज में जब तक आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं होगा, तो वो आपको प्रिंट करके ले जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी क्या क्या और डॉक्यूमेंट ज़रूरत होगा वो मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। तो उस पर डेट, टाइम, वेन्यू सब लिखा होगा इनविटेशन लेटर में, ठीक है। और फिर इम्पॉर्टेंट है, फॉर रिपोर्टिंग टाइम, डेट एंड वेन्यू रिफर टू द इनविटेशन लेटर, एलोकेशन वन ऑफर्ड विल बी फाइनल। देखो ड्यू ने क्या बोला है कि अभी जो आपको मॉपअप राउंड में एलोकेशंस होंगी ऑफलाइन मॉपअप राउंड में, उसमें ना ही आप विड्रॉ कर पाएंगे और ना ही आपका कोई भी अपग्रेडेशन होगा। तो एक बार जब आपको कॉलेज कोर्स मिल जाएगा तो आपका वही कॉलेज और वही कोर्स रहेगा, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होंगे वो ये सोचेंगे कि क्या मैं पार्टिसिपेट ना करूं, इस डर से कि अगर मेरे को ऐसा कोई कॉलेज, ऐसा कोई कोर्स मिल गया जो मेरे को नहीं चाहिए होगा, तो देखो क्या करना है आपको, आपको पार्टिसिपेट करना है। आपको जो कोर्स कॉलेज एलोकेट हो जाए उस पर अच्छे से आपको सोच लेना है कि क्या मैं इसमें जाऊं, मतलब क्या मेरे लिए कंफर्टेबल है। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे लिए कोर्स कॉलेज कंफर्टेबल है तो उसकी फ़ी पे करना, वरना नहीं करना। फ़ी पे आपको बिल्कुल, जब आपको एडमिशन मिल जाए तुरंत आपको फ़ी पे करनी है। ड्यू में 1 मिनट का देर भी होता है अगर फ़ी पेमेंट पे, तो भी एडमिशन कैंसिल हो रहे होते हैं। तो अगर आपको लास्ट चांस पे एडमिशन मिलता है तो फ़ी टाइमली पे करना, ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो सके। वरना अगर आपको सीट भी एलोकेट हो जाएगी और आपने टाइमली फ़ी पे नहीं की तो आपकी सीट कैंसिल होगी, ठीक है। तो आई होप आप इसका ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। इफ़ अ कैंडिडेट फेल टू डिपॉजिट द एडमिशन फी ऑनलाइन इमीडिएटली एट अ टाइम ऑफ सीट अलॉटमेंट फॉर व्हाट्स एवर रीजन द सीट अलॉटेड
टू हिम हर विल इमीडिएटली बी कैंसल्ड। ठीक है, अगर आपने टाइमली फी नहीं पे की ड्यू की उस सीट के लिए तो आपका कैंसिल हो जाएगा एडमिशन। नॉन रिपोर्टिंग ऑफ अ कैंडिडेट एज पर शेड्यूल, अगर आप शेड्यूल डे और टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पहुंच पाते उस दिन जिस दिन ड्यू ने आपको उस कॉलेज में एडमिशन के लिए बुलाया है तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहली बात सबसे पहले आपको अपने ईमेल्स चेक करते रहना है बार बार जैसे ही आप अगर मॉपअप राउंड फिल कर रहे हैं तो, ताकि जब भी आपको इनविटेशन लेटर आए आपको टाइम वेन्यू सब याद रहे और आप जब आपको वो इनविटेशन लेटर में जैसे ही आपका जो टाइम डेट वेन्यू हो उस हिसाब से आप वहाँ पे जा पा रहे हो। ठीक है, द कैंडिडेट ऑफ हाँ ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें जो ड्यू ने एक लाइन दी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, appearance for the mop-up round, mop-up spot round should not be considered as warranty of admission। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप ऑफलाइन मॉपअप राउंड में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा 100% वारंटी है कि आपको एडमिशन मिल ही जाए, तो इसकी ड्यू कोई वारंटी नहीं लेता, ये लास्ट चांस होता है। जितनी भी ड्यू में वैकेंट सीट होती हैं उस पर ये सारा खेल हो रहा होता है, ड्यू का लास्ट चांस। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, आपका कंपटीशन बहुत सारे बच्चों के साथ होने वाला है लास्ट मोमेंट पे, लास्ट राउंड में। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछेंगे थी क्या स्कोर होना चाहिए। आपका स्कोर अभी के लिए 70 प्लस स्कोर आपका होना चाहिए। ठीक है, ये मैं सबका मिला के बोल रही हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें भी साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कोर, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज होंगी। किसके अकॉर्डिंग? उसके कोर्स के अकॉर्डिंग। कोई लाइफ साइंस लेना चाह रहा है, कोई बीकॉम लेना चाह रहा है, कोई हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाह रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं हमें वहाँ पे जब हम जाएंगे, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे स्टूडेंट को समझनी है, ओरिजिनल भी लेके जाना है प्लस फोटोकॉपी भी लेके जाना है आपको डॉक्यूमेंट्स का। ये याद रखना, बच्चे ओरिजिनल नहीं ले जाते, बस फोटोकॉपी ले जाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा वहाँ पे। ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों ले जानी है। क्या क्या चीज़ लेके जाना है? सबसे पहले जो आपको इनविटेशन लेटर मिलेगा उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। फिर प्रिंट आउट ऑफ CSAS UG फॉर्म, जो CSAS का UG का जो फॉर्म होगा फ्रंट जैसे जहाँ पे आपको सीट एलोकेट होती है वही उसी का आपको प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना है। ठीक है, क्लास 10th की मार्कशीट लेके जानी है, क्लास 12th की मार्कशीट लेके जानी है और एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, इनमें से कोई दो लेके चले जाना, वैसे एक भी चलेगा। अगर आधार कार्ड पैन कार्ड है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, फिर रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपको वो भी लेकर जाना है। ठीक है, फिर कैंडिडेट मस्ट इंश्योर चेकिंग देयर ईमेल्स रेगुलरली, ये आपको कुछ एडवाइस दी हैं, ड्यू ने बहुत सारी एडवाइस दी हैं कि आपको रेगुलरली अपना ईमेल चेक करते रहना है। और फिर कहाँ आपको विजिट करना है, विश्वविद्यालय मेट्रो के बारे में भी इन्होंने बताया है। आपकी सुविधा के लिए इन्होंने सब कुछ डिटेल्स दी हैं। मैंने आपको जो भी समझाना था मॉपअप राउंड के रिगार्डिंग मैंने आपको समझा दिया है। अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुँच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।